नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे जेबी एन सी मिड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों अपने बीएफएम का यूनिट नंबर 22 का एमसीक्यू। दोस्तों, यूनिट नंबर 22 की यदि हम बात करें तो ये यूनिट का शीर्षक है, ये यूनिट है दोस्तों हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन बैंक बैलेंस शीट एंड देयर मैनेजमेंट। तो इसका थ्योरी पोर्शन यदि आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो पहले थ्योरी पोर्शन को जाकर देखिए, तब इसके एमसीक्यू को खुद से अटेम्प्ट कीजिए और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। तब आप बेस्ट इफेक्टिव वे में इस पार्टिकुलर चैनल को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। दोस्तों, सबसे पहले हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अपने प्लान्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारा बीएफएम का मॉक टेस्ट शेड्यूल है, जो कि बिल्कुल ही फ्री है, और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे हर एक वीक मैं आप लोगों के लिए टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ। ये आपका टेस्ट सीरीज़ का है। दोस्तों, इसमें ज़रूर अपीयर हुई। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और यहाँ पे आप CIB मिड सिंपल करके सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ज़रूर अपीयर हुई टेस्ट में, अपने परफॉर्मेंस को चेक कीजिए, अपने वीक पॉइंट को नोटिस कीजिए और उसे सुधारने का प्रयास कीजिए। यही मेन पर्पज़ है हमारे टेस्ट का। और दोस्तों, जो भी टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं ट्राई करता हूँ कि जो अपने CIB एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आते हैं एकदम सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। दोस्तों, उसके अलावा EVM का भी मॉक टेस्ट का शेड्यूल है। तो जो लोग EVM में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, जो लोग पिछला मॉक टेस्ट देना चाहते हैं दोस्तों, तो वो सब भी इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए 8292857381 पे। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके एग्जामिनेशन में आपको पता है कि 2 महीना से कम समय रह गया है, तो आपको यदि एक कंसोलिडेटेड नोट्स चाहिए, यानी कि थ्योरी, MCQs, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी कुछ एक जगह चाहिए दोस्तों, तो आप निश्चित रूप से इन दोनों प्लान में से किसी एक प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। प्लान ए उनके लिए जिनका तीनों सब्जेक्ट बचा हुआ है, और प्लान बी उनके लिए जिनका केवल एक सब्जेक्ट बचा हुआ है। तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे वो सामने यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये सब यदि आप एक कंसोलिडेटेड में एक जगह चाहते हैं, ताकि आपके पास कम समय में एक प्रॉपर रिविजन हो पाए, प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन हो पाए, तो दोस्तों दिस प्लान विल बी मोस्ट इफेक्टिव। So you can, if you want to know detail about this plan, you can WhatsApp me on this number. The number is on your screen here. So you can WhatsApp me on this number and I will provide you the detail. So let's begin the lesson. आप लोग शुरुआत करते हैं आज के लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ कैश एंड बैलेंस विद बैंक इन अ बैंक बैलेंस शीट। तो किसी भी बैंक के बैलेंस शीट में कैश और बैलेंस का इनमें से कौन सा कंपोनेंट होता है। पहला है कैश इन हैंड, दूसरा है बैलेंस विद RBI, तीसरा है बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल इन शॉर्ट नोटिस, और चौथा है ऑल द अबव। तो दोस्तों, ये इस चीज़ को मैंने समझाया था। यदि हम कैश एंड बैलेंस की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, उसके अंदर सभी कुछ आते हैं। आपके कैश इन हैंड भी आएंगे, बैलेंस विद RBI भी आएगा, और फिर बैलेंस विद बैंक एंड मनी एंड कॉल एट शॉर्ट नोटिस भी आएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू बैंक बैलेंस शीट। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन है, बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक कंप्राइजेस द एसेट एंड लायबिलिटी। दूसरा है, द लायबिलिटी एंड नेट वर्थ आर पार्ट ऑफ सोर्सेज। तीसरा ऑप्शन है, द एसेट आर पार्ट ऑफ यूजेज। चौथा ऑप्शन है, देयर नो कंटीजेंट लायबिलिटी इन द बैंक बैलेंस शीट। बताइए कौन सा गलत है। तो पहला तीनों तो सही लग रहा है, चौथा ऑप्शन गलत लग रहा है, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी तो होता है, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर तो एक तरह का है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत देखिए, ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये सब क्वेश्चन डाला हूँ, ताकि यदि कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आप बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स वाई टू इन ऑर्डर टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट आई हैव एडेड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द एसेट इज, पहला है सोर्स ऑफ फंड, दूसरा है यूज ऑफ फंड, तीसरा है इनफ्लो ऑफ फंड, चौथा है नन ऑफ दिस। दोस्तों, एसेट जो होता है वो यूज ऑफ फंड होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर कह रहा है, फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑन द एसेट साइड इन द बैंक बैलेंस शीट। तो किसी भी बैंक की बैलेंस शीट में एसेट साइड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम क्या होता है। पहला है फिक्स एसेट, दूसरा है कैश एंड बैलेंस विद RBI, तीसरा है दोस्तों हमारा इन्वेस्टमेंट, और चौथा है हमारा लोन इन एडवांस। तो दोस्तों बताइए, आपको इन चारों में से दोस्तों कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी लोन इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपिटल ऑफ बैंक। तो किसी भी बैंक के कैपिटल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, इट इज ऑनर स्टेक इन बैंक, दूसरा इट इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, तीसरा मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसाइडेड बाय RBI, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, यदि हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जो होता है ऑनर स्टेक इन बैंक होता है, बिल्कुल सही है। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है, फिर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट RBI डिसाइड करती है। तो क्या सही है दोस्तों, इसमें सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। कैपिटल जो है ऑनर स्टेक इन बैंक होता है,
फिर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड होता है, और उसके बाद मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वो आरबीआई डिसाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा जो है रिजर्व और सरप्लस का पार्ट नहीं है बैंक बैलेंस शीट का। तो बैंक के बैलेंस शीट में आपको पता है रिजर्व और सरप्लस एक पार्ट होता है, उसके अंदर क्या नहीं आता ये बता रहा है। तो पहला है शेयर प्रीमियम, कैश रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो बताइए दोस्तों कौन सा रिजर्व और सरप्लस का पार्ट नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा कैश रिजर्व। शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व और स्टैट्यूटरी रिजर्व हमारा रिजर्व और सरप्लस का पार्ट है, लेकिन जो कैश रिजर्व है ये हमारा रिजर्व और सरप्लस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट विद अ बैंक इंक्लूड ऑल द लायबिलिटीज विच आर पेबल ऑन डिमांड एंड दे इंक्लूड। तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कर रहा है करंट डिपॉजिट्स, फिर कर रहा है डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक एंड सेविंग बैंक डिपॉजिट, बी कर रहा है मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट और गारंटी, सी कर रहा है बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट और कैश सर्टिफिकेट एंड क्युमुलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट, और डी कर रहा है ऑल द अबव। तो दोस्तों यदि हम डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जिसको डिमांड करने पर मुझे वापस मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका सभी, करंट डिपॉजिट हो चाहे सेविंग बैंक डिपॉजिट हो या कोई भी मार्जिन आपने एलसी और गारंटी ऑफ फंड के गारंटी के अगेंस्ट ले रखा है, ठीक है। फिर आप ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में तो बैलेंस है। तो ये सभी के सभी हमारे ऐसे लायबिलिटीज़ होते हैं जो कि डिमांड पे पेबल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा डिपॉजिट है जो कि डिमांड डिपॉजिट के अंदर नहीं आता है, डज नॉट फॉल लिखा हुआ है, जो कि डिमांड डिपॉजिट कैटेगरी में नहीं आता है। सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, मैच्योर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट, बोथ बी एंड सी। दोस्तों सेविंग डिपॉजिट तो आता है, रिकरिंग डिपॉजिट भी आता है। दोस्तों इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। दोस्तों इस चार्ट को याद रखिएगा, इसको मैं जूम करके समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए एक डिपॉजिट है हमारा, डिपॉजिट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप देखिए ठीक से। तो एक तरफ हमारा डिमांड डिपॉजिट है और एक तरफ हमारा टाइम डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट में सेविंग बैंक और करंट डिपॉजिट आता है, और टाइम डिपॉजिट में फिक्स्ड डिपॉजिट, फिर आपका कैश सर्टिफिकेट और रिकरिंग डिपॉजिट आता है। ये सब टाइम डिपॉजिट वाला पार्ट है, आरडी, कैश सर्टिफिकेट, फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, आप जरा इस क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका ये जो पिछला क्वेश्चन था इसमें आप देखिए इसमें क्या कर रहा है कि कौन डिमांड डिपॉजिट के अंदर नहीं आता है। अभी आपको दिखाया कि जो हमारा रिकरिंग डिपॉजिट है और जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, these are part of time deposit, this is not a demand deposit, so option number D will be correct, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों लेकिन एक ऑप्शन नंबर सी गलत होगा क्योंकि यहाँ पे मैच्योर्ड वर्ड जोड़ दिया है। मैच्योर मतलब कि जो फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो चुका है, इसीलिए सी नहीं होगा, ठीक है, केवल बी होगा। क्योंकि देखिए यदि केवल फिक्स डिपॉजिट लिखता तब तो डिमांड डिपॉजिट होता, तब तो टर्म डिपॉजिट होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैच्योर लिख दिया ना, क्योंकि मैच्योर हो चुका है तो जब चाहे वो पैसा निकाल सकता है। सो मैच्योर फिक्स डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ डिमांड डिपॉजिट, ओके। तो दिस शुड बी क्लियर टू यू, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखने का। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको रॉन्ग पेयर को चूज करना है, ठीक है। तो रॉन्ग पेयर को चूज करना है, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस को बोल रहा है शेयर प्रीमियम, टाइम डिपॉजिट को बोल रहा है मैच्योर टाइम डिपॉजिट। अभी तो ये हमने देखा ये तो गलत है। फिर बोरोइंग इन इंडिया, रिफाइनेंस फ्रॉम नबार्ड, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन, इंटर ऑफिस और बैंक एडजस्टमेंट नेट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने बताया कि रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है शेयर प्रीमियम होता है, फिर बोरोइंग इन इंडिया रिफाइनेंस फ्रॉम नबार्ड होता है, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन इंटर ऑफिस ब्रांच एडजस्टमेंट होता है। लेकिन जो कर रहा है टाइम डिपॉजिट मैच्योर टाइम डिपॉजिट, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लायबिलिटी फॉर अ बैंक। तो बैंक के लिए लायबिलिटी क्या नहीं है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन अटेंड कीजिए। क्वेश्चन यही से बनेंगे जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन होंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बोरोइंग, अदर प्रोविजन, कंटिजेंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस। दोस्तों लायबिलिटी तो लायबिलिटी में आएगा ही आएगा, बोरोइंग जो होगा दोस्तों वो भी हमारा लायबिलिटी में आएगा, लेकिन जो प्रीपेड एक्सपेंस है मतलब वो एक्सपेंस जिसको आपने पहले से पे कर दिया है, ये आपके लिए लायबिलिटी नहीं है दोस्तों, ये आपने पहले ही पेमेंट कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बाकी आप बोरोइंग की बात करें, आपने कुछ उधार लिया है, आपने कुछ प्रोविजंस कर रखे हैं, आपने आपका कंटिजेंट लायबिलिटी है, सो ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ लायबिलिटी, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है, इनमें आपको बस पहचानना है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। पहला है लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ फॉर्म द सोर्स ऑफ द बैंक फंड, यानी किसी भी बैंक फंड के लिए लायबिलिटी और नेटवर्थ जो है सोर्स का काम करता है। बी कर रहा है एसेट रिप्रेजेंट द यूज ऑफ फंड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द बैंक। सी कर रहा है वेरियस सोर्स फ्रॉम व्हिच बैंक रेजेस फंड और कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन।
डी कह रहा है ऑथराइज कैपिटल इज टेकन ए पार्ट ऑफ नेटवर्थ। तो दोस्तों बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें गलत है ये बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट जो कर रहा है कि लायबिलिटीज या नेटवर्थ जो होता है सोर्स ऑफ फंड होता है, ये बिल्कुल सही है। एसेट जो होता है वो यूज ऑफ फंड को डिनोट करता है, ये भी सही है। और आपके पास जो सोर्सेज हैं जहाँ से बैंक फंड को रेज करती है दोस्तों, उसमें कैपिटल आता है, रिजर्व्स आता है, डिपॉजिट्स आता है, बोरोइंग्स आता है, अदर लायबिलिटी सभी आते हैं। लेकिन जो डी कर रहा है कि ऑथराइज कैपिटल इज टेकन पार्ट ऑफ नेटवर्थ, दिस इज रॉन्ग, राइट, दिस इज रॉन्ग। तो आप ऑथराइज कैपिटल को हम नेटवर्थ का पार्ट नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ बैंक्स बैलेंस शीट इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग आर इंक्लूडेड इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपका इंटरेस्ट यदि एक्रूड हुआ है बोरोइंग पे किसी बैंक के बैलेंस शीट में, उसको कहाँ इंक्लूड करते हैं? बोरोइंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में, या अदर एसेट में? बताइए दोस्तों। इंटरेस्ट एक्रूड अंडर बोरोइंग आर इंक्लूडेड अंडर, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में। याद रखिएगा कि जो भी इंटरेस्ट एक्रूड होता है बोरोइंग पे, उसको हम लोग अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द अदर लायबिलिटी इन द बैंक बैलेंस शीट कंप्राइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो अदर लायबिलिटी में क्या क्या आता है? बिल पेबल एंड इंटरेस्ट एक्रूड ओनली, बिल पेबल एंड इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट ओनली, बिल पेबल इंटरेस्ट एक्रूड एंड इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट ओनली, बिल पेबल इंटरेस्ट एक्रूड एंड इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट ओनली। दोस्तों अदर लायबिलिटी में हमारा आता है बिल पेबल आएगा, इंटरेस्ट एक्रूड आएगा और इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट आता है। तो ये हमारा अदर लायबिलिटी का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है आपको एमसीक्यूज की, तो हमारे पास 2000 प्लस एमसीक्यूज अवेलेबल है हमारे चैनल के। एक एक यूनिट को कंबाइन कर देंगे तो हर एक यूनिट का लगभग 60-70 एमसीक्यूज है, इसमें केस स्टडी भी इंक्लूडेड है। तो उसके लिए आपको लगभग आप 30 यूनिट देखें तो 2500 एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो 2500 एमसीक्यूज यदि आपको चाहिए, ये नंबर है, इसमें आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको मैं पेड पीडीएफ का डिटेल बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया आपको? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। ड्राफ्ट पेबल इज अ कंपोनेंट डैश इन बैंक बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बैंक। बताइए दोस्तों ड्राफ्ट पेबल जो होता है वो कैसा कंपोनेंट होता है किसी भी बैंक के बैलेंस शीट में? बिल पेबल, करंट डिपॉजिट, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट या इंडिया इन्वेस्टमेंट? तो दोस्तों ड्राफ्ट पेबल जो होता है दोस्तों वो बिल पेबल होता है। ठीक है, बिल पेबल कंपोनेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द नेट इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट इज। तो जो हमारा नेट इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी है या एसेट है या नन है? तो दोस्तों ये हमारा ऐसे लायबिलिटी होता है। क्रेडिट बैलेंस किसी भी नेट इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का लायबिलिटी होता है। नेक्स्ट कर रहा है, इनमें से कौन सा नॉट इंक्लूडेड है बैंक बैलेंस शीट के अदर एसेट में? पहला है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, दूसरा है इंटरेस्ट एक्रूड, तीसरा है टैक्स पेड इन एडवांस, चौथा है नॉन बैंकिंग एसेट। आपको पता है कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, अदर एसेट में। तो दोस्तों अदर एसेट की यदि हम बात करें तो आपका इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट इंक्लूडेड हो, ठीक है। अदर एसेट में आपका सभी के सभी इंक्लूडेड है, चाहे आप बात करें इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट की, इफ यू टॉक अबाउट इंटरेस्ट एक्रूड, इफ यू टॉक अबाउट टैक्स पेड इन एडवांस, एंड इफ यू टॉक अबाउट नॉन बैंकिंग एसेट, सो ऑल ऑफ दिस आर इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। अभी हमने आपको बताया कि इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट में जो हमारा अदर एसेट में आता है दोस्तों, उसके अंदर हमारा क्या आता है? डेबिट बैलेंस भी आता है और नेट पोजीशन का भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म कंपोनेंट ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का कंपोनेंट कौन सा नहीं है ये बताना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन एडवांस, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। तो कंपोनेंट ऑफ लायबिलिटी कौन सा नहीं है ये बताना है दोस्तों। देखिए जो इंटरेस्ट एक्रूड है लेकिन एडवांस पे ड्यू नहीं है वो एसेट होता है, लायबिलिटी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू इन एडवांस। ठीक है, इसको मैंने समझाया दोस्तों अपने अपने थ्योरी वाले लेसन में, इसका मतलब क्या है उस वीडियो को जरूर जाके देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, सो इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू इन एडवांस ये हमारा दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ लायबिलिटी, दिस इज पार्ट ऑफ एसेट, राइट। इनमें से कौन सा लायबिलिटी नहीं है? टैक्स, टीडीएस, अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंस, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स। तो दोस्तों इसमें देखिए टैक्स टीडीएस जो होता है लायबिलिटी है, फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लायबिलिटी है, इंटरेस्ट टैक्स लायबिलिटी है, लेकिन जो अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंस है दैट इज नॉट अ लायबिलिटी। कैश इन हैंड ऑफ द बैंक इंक्लूड, कैश इन हैंड के अंदर क्या क्या आता है? तो फॉरेन करेंसी नोट आएगा, कैश बैलेंस इन ओवरसीज ब्रांचेज आएगा, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों कैश इन हैंड में दोनों का दोनों आता है, चाहे आप इफ यू टॉक अबाउट दिस फॉरेन करेंसी और इफ यू टॉक अबाउट कैश बैलेंस इन ओवरसीज ब्रांच, ऑल ऑफ दिस आर इंक्लूडेड। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैश रिजर्व रेशियो इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों सीआरआर जो होता है वो किस फॉर्म में मेंटेन होता है? तो ऑल ऑफ द अबव के फॉर्म में, वो मेंटेन होता है बैलेंस विद आरबीआई के फॉर्म में। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमारा एसएलआर आता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इज नोन है, तो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस को क्या बोलते हैं हम लोग? तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। नेक्स्ट है कॉल मनी में जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जो भी फंड बैंक बोरो करती है उसको रिपे हो जाता है, उसको रिपे करना होता है कब? तो दोस्तों सेम डे, नेक्स्ट वर्किंग डे, विद इन अ फोर्टनाइट, विद इन अ ईयर। बताइए, कॉल मनी में जो भी बैंक फंड बोरो करती है उसका रिपेमेंट जो होता है दोस्तों वो हमारा होता है नेक्स्ट वर्किंग डे, और नेक्स्ट वर्किंग डे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है नोटिस मनी में जो फंड बोरो होता है उसको उसका रिपेमेंट कब करना होता है? नोटिस मनी में दोस्तों आपको एक फोर्टनाइट का समय मिलता है, यानी 14 दिन तक समय मिलता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट आइटम है बैंक बैलेंस शीट के एसेट साइड में? फिक्स एसेट, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांस। तो दोस्तों यदि हम एसेट साइड की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है वो है लोन एंड एडवांस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी के बेसिस पर लोन क्लासिफाई किया जाता है। पहला सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट, ठीक है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे बेसिस क्या है हमारा? बेसिस है हमारा सिक्योरिटी, ठीक है, तो लोन को क्लासिफाई कर सकते हैं सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट, सिक्योर्ड बाय बैंक और गवर्नमेंट गारंटी, और अनसिक्योर्ड एडवांस। आपको बताना है इनमें से क्या, किससे हम लोग लोन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन का क्लासिफिकेशन जो होता है सिक्योरिटी के बेसिस पे, तो इन तीनों में होता है, चाहे आपका टेंजिबल एसेट से सिक्योरिटी होगा, फिर बैंक और गवर्नमेंट गारंटी से कवर्ड होगा, या अनसिक्योर्ड एडवांस से कवर्ड होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशनरी और स्टाम्प में स्टॉक इन हैंड ऑफ स्टेशनरी स्टाम्प इज टू बी। तो बताइए इसको कहाँ इंक्लूड करते हैं बैंक के बैलेंस शीट में? तो देखिए पहला है फिक्स्ड एसेट एडवांस, दूसरा है कैश, तीसरा है अदर एसेट। तो स्टेशनरी वाला दोस्तों हमारा अदर एसेट में आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अदर कंटिजेंट लायबिलिटी, जो बैंक का होता है उसके अंदर क्या होता है? तो पहला कह रहा है कि लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जिसका जो कि पार्टली पेड किया उसका लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, एरियर्स ऑफ क्युमुलेटिव डिविडेंड, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों अदर कंटिजेंट लायबिलिटी में दोस्तों हमारा सभी के सभी आएंगे, जो भी पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट है उसका लायबिलिटी, जो भी आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है उसका लायबिलिटी, जो भी क्युमुलेटिव डिविडेंड है उसका एरियर, ये सभी के सभी आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है इंटरेस्ट इनकम किस किस तरह से हो सकता है? तो देखिए इंटरेस्ट इनकम में ऑप्शन ए कर रहा है कि इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांस बिल, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, और चौथा कर ऑल द अबव। दोस्तों इंटरेस्ट इनकम जो होता है दोस्तों वो किसी भी तरीके से हो सकता है, यानी कि आपका इंटरेस्ट हो या डिस्काउंट हो एडवांस या बिल पे, यानी तो इन्वेस्टमेंट पे इनकम हो, यानी तो आरबीआई के साथ जो बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट हो। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बैंक सिग्निफाइज, यानी किसी बैंक का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इसका क्या मतलब है? पहला है इट इंक्लूडेड द कॉस्ट, ये डी ऑप्शन है दोस्तों, इसको मैं डी यहाँ लिख देता हूँ। इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ अ बैंक, इट इन्वॉल्व्स ऑल द एक्सपेंसेस टू द एम्प्लॉय, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए किसी बैंक का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है उसका क्या मतलब है? तो दोस्तों यदि हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ रनिंग का बैंक आएगा, बिल्कुल सही है। एक्सपेंस टू एम्प्लॉय आएगा, ये भी सही है। प्रिंटिंग स्टेशनरी भी आता है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी आंसर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट आर, दोस्तों एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टू फोल्ड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ग्रोथ एंड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एंड, दोस्तों यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको मैं सही कर देता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी होगा, इसको मैं यहाँ सही कर देता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी, फिर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, फिर चौथा कर रहा है ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों इसमें जो आंसर है वो 3 होगा, ठीक है, 3 फोल्ड। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो 3 फोल्ड है। अब वो 3 फोल्ड क्या क्या है? तो दोस्तों एक तो ग्रोथ है, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी है, और तीसरा हमारा लिक्विडिटी है, तो तीनों का तीनों होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है? पहला है इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस शीट स्ट्रेटेजिकली, it is a process of effective management of different kind of risk, it also involves management of liquidity position of a bank, और डी कर ऑल द अबव। तो दोस्तों एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या है ये बताना है आपको। तो दोस्तों इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस शीट स्ट्रेटेजी। बताइए एएलएम में दोस्तों आपका आप बैलेंस शीट को मैनेजमेंट करते हैं, आप इफेक्टिवली मैनेज करते हैं अलग अलग रिस्क को, आप लिक्विडिटी पोजीशन को भी मैनेज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इज ओनली मैनेजमेंट ऑफ मैच्योरिटी मिसमैच एंड हैज नो बियरिंग ऑन प्रॉफिट ऑगमेंटेशन। ये सही है कि गलत है? ये गलत स्टेटमेंट है, प्रॉफिट से मतलब है ही दोस्तों। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ऑप्शन ए इज कंसर्न विद एसेट एंड लायबिलिटी ओनली ऑन द बैलेंस शीट, यानी केवल एसेट और बैलेंस शीट से कंसर्न है, बैलेंस शीट पे। इज कंसर्न विद एसेट एंड लायबिलिटी बोथ ऑन और ऑफ द बैलेंस शीट, यानी कि जो भी ऑन और ऑफ बैलेंस शीट है उससे एसेट और लायबिलिटी से कंसर्न है। इट डज नॉट इन्वॉल्व अल्टरिंग द पोर्टफोलियो, और डी कर इट डज नॉट हैव अ फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग द कमोडिटी प्राइस रिस्क। बताइए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो
दोस्तों ऐसे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट जो है एसेट लायबिलिटी से कंसर्न है केवल बैलेंस शीट में, लेकिन जो कह रहा है कि ऑन एंड ऑफ, ये गलत है दोस्तों। ऑफ बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं है एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। द पैरामीटर दैट आर सेलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबलाइजिंग एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ बैंक का, किसी भी बैंक के एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को स्टेबलाइज करना है उसके लिए कुछ पैरामीटर को सेलेक्ट करना होता है। और पैरामीटर कौन कौन से हैं? पहला है एनआईआई, दूसरा है एनआईएम, तीसरा है इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो, चौथा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट। दोस्तों जो पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं उसमें एनआईआई आएगा, एनआईएम आएगा और इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ प्लानिंग, एक्वायरिंग एंड डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ फंड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, यानी जिस एक्ट में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से प्लान करते हैं, एक्वायर करते हैं और फंड फ्लो को डायरेक्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बैलेंस शीट मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, एनी ऑफ दिस ऑल अवेलेबल। दोस्तों इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इज कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ एसेट, रिकवरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऑपरेशनल रिस्क नॉन लेवल। दोस्तों एएलएम की यदि हम बात करें तो एएलएम जो है क्वालिटी ऑफ एसेट से मतलब है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। Which of the following is not an important parameter that helps in stabilizing asset liability management within bank? इनमें से कौन सा एक पैरामीटर है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके थ्रू हम लोग एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को स्टेबलाइज करते हैं? मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ एफडी, नेट इंटरेस्ट इनकम, मार्जिन और इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एफडी का मैच्योरिटी प्रोफाइल। 14 नंबर क्वेश्चन है इन एएलएम, दोस्तों स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गया है, इन एएलएम पैरालाइंस होगा, ये पैरालाइन पे पहले नहीं लिख दिया गया है, ठीक है, पारलाइंस होगा। इन एएलएम पारलाइंस कैश इनफ्लो रिप्रेजेंट लायबिलिटी, मैच्योरिंग लायबिलिटी, एसेट, मैच्योरिंग एसेट। दोस्तों कैश इनफ्लो का मतलब ये है कि आपका ऐसा एसेट जो कि मैच्योर हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। व्हाट इज द बेस डिस्क्राइब एज नेट इंटरेस्ट इनकम? नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस, इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस एंड इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट पेड। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका केस स्टडी है दोस्तों, इसको समझते हैं। देखिए एक्सपेंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड, अदर एक्सपेंस, प्रोविजन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, वैल्यू आपको दे रखा है। इनकम साइड में इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम दिया हुआ है, तो आपका टोटल एक्सपेंस है। तो ये आपका दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, पीएल स्टेटमेंट, इसमें एक्सपेंस और इनकम है। तो टोटल 280 आपका एक्सपेंस है, 280 आपका इनकम है। टोटल लायबिलिटी 2000 करोड़ दिया हुआ है, इसमें कैपिटल आपका 400 करोड़ है। आपको एनआईआई बताना है, एनआईएम बताना है और इकोनॉमिक यूटिलिटी बताना है। दोस्तों एनआईआई का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इनकम माइनस नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट इनकम आपका कितना है? तो इंटरेस्ट इनकम जरा देखिए, इंटरेस्ट इनकम है 170 और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है दोस्तों? 10 रुपया, 10 करोड़। तो 170 माइनस 10 हो जाएगा 160। एनआईएम दोस्तों क्या होता है? एनआईआई को आप नोमिनेटर में लिखिए और दोस्तों आपका जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, तो टोटल जो आपका एवरेज वैल्यू है उसको लिखते हैं हम लोग डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हमारा एक ही साल का है तो 2000 करोड़ को लिख देंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा हमारा 8%। और इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो की यदि हम बात करें तो दोस्तों इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो जो होता है हमारा, उसमें टोटल शेयर प्लस, तो देखिए यहाँ पे 280, ठीक है, तो ये जो आपका 280 है, टोटल कैपिटल कितना है? तो दोस्तों इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो में कैपिटल को हम लोग नोमिनेटर में लिखते हैं और हमारा टोटल लायबिलिटी को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो हमारा कैपिटल कितना है? 400 करोड़, लायबिलिटी कितना है? 2000 करोड़, यानी कि 20%, ठीक है। तो ये सब हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का क्या मतलब है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। फिर है फिर इट कैन बी व्यूड ऑन एज ए स्प्रेड ऑन द अर्निंग एसेट, द हायर द स्प्रेड मोर विद द नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ऑप्शन है 1 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1 2 and 3। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब ये दोस्तों कि आप ये तीनों का तीनों सही है कि ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम को आप एवरेज टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 160 आपका था नेट इंटरेस्ट इनकम, उसको एवरेज टोटल एसेट से, देखिए टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट तो बराबर ही होगा क्योंकि एक ही साल का बात हो रहा है ना, इसीलिए 2000 करोड़ हमने लिया है। तो ये सही स्टेटमेंट है और इसमें ये इसको आप स्प्रेड से भी डिनोट करते हैं और जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना ही ज़्यादा आपका एनआईएम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि नेट इंटरेस्ट इनकम का कौन सा फ्यूचर है, आपको ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्यूचर ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम? इट्स अ टूल फॉर मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ वोलेटिलिटी ऑन द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। दिस इंडिकेट डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कैन बी स्टेबलाइज बाय मिनिमाइजिंग फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट इनकम। ए है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1 2 and 3। तो एनआईआई की यदि हम बात करें तो एनआईआई में बेसिकली एक टूल होता है जिससे हम लोग वोलेटिलिटी के इम्पैक्ट को मेजर कर सकते हैं। फिर ये इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस के बीच के डिफरेंस को बताता है और जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग मिनिमाइज करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम के फ्लक्चुएशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआईएम इज डिफाइंड एज नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग एसेट। इनका जो एनआईएम का फुल फॉर्म एनआईएम आपको बताया था ना कि नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग एसेट है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला है नेट इंटरेस्ट इनकम मींस इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। बी करा नेट इंटरेस्ट मार्जिन मींस नेट इंटरेस्ट इनकम बाय एवरेज अर्निंग एसेट। सी करा इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो मींस शेयर होल्डर टू टोटल एसेट। डी करा एसेट डिनोट सोर्स ऑफ फंड एंड लायबिलिटी डिनोट यूज ऑफ फंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गलत है ना। फिर देखिए एक केस स्टडी है, आपको किसी बैंक का रिजल्ट दिया हुआ है और कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। देखिए पहला है इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2015 4,350 करोड़। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ऑन डिपॉजिट एंड बॉर्डिंग फॉर द ईयर मार्च एंडेड 2015 3,210 करोड़। टोटल एसेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर मार्च 2014 62,200 करोड़। टोटल इंटरेस्ट अर्निंग एसेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2014 55,900 करोड़। टोटल एसेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर मार्च 2015 ये दिया हुआ है आपको 68,300 करोड़। और नेटवर्थ दिया हुआ है, टोटल इंटरेस्ट अर्निंग एसेट दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है बैंक का जो मार्च 2015 का एंडिंग है उसका आपको NII बताना है। NII का फुल फॉर्म पता है ना आपको, नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस। दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो बताइए, यहाँ देखिए ये जो 4,350 करोड़ है ये आपका इंटरेस्ट अर्न है ना। और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितना है? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है 3,210 करोड़ है ना दोस्तों। इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 1,140 करोड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको NIM पे आना है जो फाइनेंशियल ईयर मार्च एंडिंग हो रहा है। NIM के लिए NII तो आप ऊपर लिखिएगा, ठीक है। और आप क्या कीजिएगा दोस्तों, आप नीचे एवरेज एसेट निकालिएगा। एवरेज एसेट कैसे निकालिएगा? तो दोस्तों आप क्या कीजिए कि आप देखिए कि एसेट कितना है 2014 के लिए 62,200 है ना, और 61,500 है दोस्तों। 2015 के लिए 61,500 है और ठीक है, और 68 और एक है आपका दोस्तों कितना 55,900। 55,900 कब है? तो 2014 के लिए। तो इन दोनों को जोड़कर इन दोनों के जोड़कर दोस्तों आप एवरेज निकाल लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलेगा 58,700 करोड़। पेट्रोल जो वैल्यू आएगा वो जाएगा 1.942, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो निकालिए। तो इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? नेटवर्थ बाय एसेट। नेटवर्थ कितना है दोस्तों? ऑप्शन में क्वेश्चन में देखिए नेटवर्थ आपको दिया होगा 3600, यहाँ देखिए सबसे लास्ट में दिया हुआ है। और नीचे क्या लिखते हैं? नेटवर्थ बाय टोटल एसेट। एसेट कितना है? 68,300, जब क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 2015 के लिए। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा 5.27 आएगा। तो आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है हमें। प्राइस मैचिंग प्रोसेस एम्स to fund an asset from the liability in such a way that asset liability mismatch do not arise, to deploy the liability on an asset in such a way that price matches, to deploy the liability on an asset in such a way that both yield matches. Correct answer होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। Liability is ensured by grouping the asset liability based on their maturity profile, always by borrowing from short term sources like call money to meet the maturing liability. Correct answer इसका ऑप्शन नंबर ए। Net interest margin is defined as net interest income divided by average asset है ना, average interest, average total asset, ऑप्शन नंबर डी। In the process of asset liability management, price matching is used to assess whether the institution is in the position to benefit for raising interest rate through positive gap. Positive gap का मतलब ये हुआ कि एसेट आपका लायबिलिटी से ज़्यादा है। एसेट साइड बैलेंस शीट मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूड। एसेट साइड में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? आपका लोन मैनेजमेंट इंक्लूडेड होता है। इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक बैलेंस शीट मैनेजमेंट फंक्शन लायबिलिटी साइड विल इंक्लूड। तो लायबिलिटी साइड में आपका दोस्तों सभी आएगा, रिजर्व पोजीशन मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। इसमें हम लोगों ने लगभग 55 MCQ डिस्कस किए। होपफुली आपको लेसन पसंद आया होगा, तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए हर एक सेशन का MCQ ला रहा हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।